एवरीवन, आज के वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं और प्रोबेबल एरर क्या होता है। इससे पहले कोरिलेशन क्या होता है मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। जिसने भी नहीं देखा वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है? तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में, और ये इंडिकेट क्या करता है? अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल जो कि एसोसिएट होती है अनदर वेरिएबल से, यानी कि बेसिकली कितना वेरी कर रहा है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से, ये बताता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और साथ ही साथ किस तरह से लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, किसी सीरीज़ के दो वेरिएबल के बीच में, ये हमें बताता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने पीछे कोरिलेशन में बताया है, ये हम उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक बेटर मेजर है जिससे हम किसी भी परसेंटेज वेरिएशन या डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंजेस है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम इसको ये हमें एक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें एक रेशियो भी देता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका भी होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन टोटल वेरिएंस, जिसको हम ESS अपॉन TSS से लिखते हैं, टोटल वेरिएंस। और ये एक्सप्लेन्ड इसमें हम वेरिएंस निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को किस तरह से हम दिखाते हैं? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन टोटल वेरिएंस। इसी तरह से जब कोएफिशिएंट हम ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालेंगे तो हम उसको के स्क्वायर से डिनोट करेंगे, के स्क्वायर से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस निकालते थे, तो यहाँ पे हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे और यहाँ पे टोटल वेरिएंस होगा। और वहाँ पे ESS लिखते थे यानी कि एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल यानी रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा ये तो अब हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तरीका और है, अगर आप ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस निकाले हैं उसमें से 1 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो भी हम के स्क्वायर निकाल सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को करके भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि के स्क्वायर निकालने के लिए 1 माइनस आर स्क्वायर भी हम कर देंगे तो भी हमारा के स्क्वायर निकल जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को निकालने का एक ये भी तरीका है 1 माइनस आर स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर of coefficient of correlation which is more useful measure of linear covariance of two variable। तो ये यूज़फुल एक मेजर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होती है कि r किसके इक्वल होना चाहिए? अंडर रूट BXY इंटू BYX के। और ये जो साइन है BXY ये सेम होना चाहिए दोनों के। अगर दोनों अगर निगेटिव है तो वैल्यू निगेटिव में आएगी, दोनों पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो जो साइन ऑफ R है ये सेम होनी चाहिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट के। रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमेशा 1 से कम होना चाहिए और रिग्रेशन कोएफिशिएंट सिमेट्रिक नहीं होता है। साथ ही साथ जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन ओरिजिन बट स्केल के। और जो R है वो ग्रेटर मतलब लेस देन और इक्वल टू होती है किसके? BXY प्लस BYX के, और वो डिवाइडेड बाय 2 इसके ये लेस देन और इक्वल टू होती है। अब जो R है, अब क्यों आर स्क्वायर आर से बेटर है इसके बारे में हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आर हमारा 0.7 है तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि 70% वेरिएशन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल का ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि जो अगर हम स्क्वायर कर दें इसका तो हम ये बता सकते हैं कि 0.49 यानी कि 7 का स्क्वायर का अगर हम कर देंगे तो ये हमें इजीली बताता है कि 49% वेरिएशन है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का, जो एक्सप्लेन करते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और साथ ही में जो 51% जो हमारा अकाउंट है फैक्टर का, ये हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं मॉडल में। तो ये हमें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल या एरर टर्म या रेसिडुअल टर्म भी हमें बताता है, इसलिए आर स्क्वायर बेटर है आर से। साथ ही साथ हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, उसके डिफरेंस को। तो अगर हमें ऐसा दिया हो कि 0.4 और 0.8 तो ये इनकरेक्ट होगा। अगर हमें कंक्लूड करना है इसको तो हम इसको कंप्यूट करते हैं आर स्क्वायर में, और उसमें फर्स्ट स्टेज में इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, और दोनों का स्क्वायर करने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये क्या होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है प्रोबेबल एरर, कि ये क्या होता है। तो प्रोबेबल एरर हम यूज़ करते हैं जब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस देखना होता है, यानी कि हम ये तब यूज्ड होता है जब हम वैल्यू और सिग्निफिकेंस देखते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, और इसको हम ये हेल्प करता है आर की रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट लोअर एंड अपर लिमिट को आर के उसमें। प्रोबेबल एरर को दिखाने का तरीका कैसे होता है ये भी जानना ज़रूरी है कि 0.6745 इसको याद कैसे करेंगे। तो 6 के बाद 7 आता है, 4 के बाद 5 आता है, इस तरह से आप लर्न कर लेंगे। और 1 - आर स्क्वायर अपॉन एन, ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर भी आपको आना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 - आर स्क्वायर अपॉन एन। तो ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है। अब कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अगर आर 6 प्रोबेबल एरर से कम हो तो ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। अगर आर 6 प्रोबेबल एरर से ज़्यादा हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। लिमिट कैसे हम तय करेंगे। तो अपर लिमिट हमारा जब भी आर पॉजिटिव हो प्रोबेबल एरर के तो हमारा वो अपर लिमिट कहलाएगा। लोअर लिमिट कब कहेंगे, जब आर नेगेटिव हो प्रोबेबल एरर के, तब हम उसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्रोबेबल एरर किसे कहते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, इसको आज हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर